सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपने समय समय लेखनम के बाद में आज अपन प्रत्यय की कक्षा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ भी रखा है कि प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग में किए जाते हैं और जब प्रयोग में किए जाते हैं तो उनका अर्थ किस प्रकार से निकलता है। वैसे ही आप देखो, सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में आप सीधे ही लिख सकते हो कि शब्द या धातु के अंत में जुड़ करके जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं और इन दोनों से जुड़ करके जो शब्द और धातु है उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय का काम अर्थ में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में अपन प्रत्यय के प्रकारों की बात करें तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर प्रत्यय 5 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्यय कितने हैं? 5। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री, अपना जो चौथा प्रत्यय है वो विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय से यहाँ पर तात्पर्य है सुप और तिंग प्रत्यय जो कि विभक्तियों में लगते हैं। और पांचवा है सनादि प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 5। इनमें से अपना जो सिलेबस है उनमें सिर्फ एक तो कृत प्रत्यय दे रखे हैं, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय कहाँ कहाँ पर लगते हैं तो उसे यहीं पर समझ लेते हैं कि अगर धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, कोई प्रत्यय अगर धातु के पीछे जुड़ता है तो फिर वो कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। कोई प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं यानी शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो फिर वो कौन सी श्रेणी में आएगा? तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में आएगा। और इन दोनों से जो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तीनों के तीनों प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं जो कि अभी 60% में शामिल है। उस सिलेबस में भी तीनों प्रत्यय आपके शामिल है। तो अब समझने के बाद में अपन पढ़ते हैं। तो आपके कृत प्रत्यय में 2 प्रत्यय शामिल किए गए हैं। ये कृत प्रत्यय में 2 प्रत्यय शामिल किए हैं, एक तो सत्री व सानच। सत्री व सानच, इन दोनों प्रत्ययों का आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रत्यय है वो सत्री है। अब सत्री प्रत्यय किसके पीछे लगेगा? क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का ही प्रत्यय है, ये इस श्रेणी में आता है तो ये निश्चय ही धातुओं के पीछे लगेगा। किसके पीछे? धातुओं के पीछे। सबसे पहली बात, धातुओं के पीछे लगेगा। इसके बाद में आप देखो कि चलेगा कौन से काल में, तो वर्तमान काल में सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। तो सबसे पहली लाइन, इस प्रत्यय का प्रयोग
इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। वर्तमान काल के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रत्यय आ गए यहाँ पर, सत्री और सानच, और निरंतरता के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, किया जाता है। और निरंतरता के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहां तक नोट कीजिए आप। इसे नोट करने के बाद में आप अगले इस पे देखो। अब धातु या धातुओं में जब ये जुड़ता है तो इसका क्या शेषफल बचता है, इसका रूप किस प्रकार से चलता है, कितने लिंगों में चलता है, ये सब अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर इनका रूप किस प्रकार से चलता है, तो यहाँ पर लिखिए शेषफल। शेषफल जब ये जुड़ेगा तो इसका शेषफल क्या बचेगा, सत्रिका। सत्रिका तो अतिशेष बचता है। क्या बचता है, अतिशेष बचता है। तो जब भी आप किसी धातु में इस प्रत्यय को लगाओगे तो इस जो श है ये स और ये री, ये री है, इन दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा हो करके इनका लोप हो जाएगा। और जैसे ही इन दोनों का लोप होगा तो इस स का तो अ और इस त्रि का त, ये शेष बचता है। तो अब यहाँ पर अपन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी अपन इस प्रत्यय को पहचानेंगे तो पीछे शेष अगर अत है तो फिर अपन निश्चित रूप से यहाँ पर सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग बताएंगे। कि वहां पर पूछेगा कि प्रस्तुत शब्दों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो फिर अपन वहां पर आंसर में होगा अपना सत्री या सानच। तो अब देखिए सत्री का अत शेष बच रहा है, तो अत को देखते हुए अपन यहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और सानच में शेष बचता है आन। सानच में क्या बचेगा, आन। ये सानच में आन शेष बचता है। तो इस पीछे वाले आन को देख करके अपन इस प्रत्यय का पता लगाएंगे कि यहाँ पर सानच प्रत्यय है। तो शेषफल लिखिए आप, अत सानच में आन, ये तो सत्री में है, सत्री में अत और सानच में आन, ये शेषफल बचता है। इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे, इसके रूप चलेंगे जब ये धातु में जैसे ही जुड़ेगा फिर इसके जो रूप बनेंगे वो चलेंगे, सत्री के तो चलेंगे पुल्लिंग में, राम की ये पुल्लिंग में पठत की तरह, पुल्लिंग में चलेंगे इसके पठत की तरह। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलेंगे इसके नदी और जगत की तरह, नदी और जगत की तरह। तो ये सत्र के रूप चलेंगे, पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेंगे। यानी अब आप यहाँ पर देखिए कि कोई धातु है और उस धातु में प्रत्यय जुड़ जाता है, प्रत्यय जुड़ गया तो इस दोनों से जो मिलकर के निर्माण होगा वो किसका निर्माण होगा, एक शब्द का निर्माण होगा। और शब्द के हमेशा शब्द रूप चलते हैं, सुप आदि प्रत्यय लगते हैं
वो प्रत्यय लगने के बाद में इसके रूप पटत की तरह चलेंगे, यानी उस धातु के रूप किसके समान चलेंगे, पटत की तरह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। इसके बाद में जो सानच प्रत्यय हैं, ये सानच प्रत्यय हैं, सानच प्रत्यय के रूप चलेंगे पुल्लिंग में राम की तरह, पुल्लिंग में राम जो शब्द रूप है उसकी तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलेंगे। तो आपको ये लिखना है कि शेषफल, दोनों में शेषफल क्या बचता है, सत्र में तो बचेगा अत, सानच में बचेगा आन, और इसके जैसे ही ये प्रत्यय कोई किसी धातु के आगे जुड़ते हैं, ये आगे क्या पीछे लगते हैं, तो फिर उसके जो रूप बनेंगे वो किसके समान चलेंगे, तो सत्र के जो रूप बनेंगे, सत्र प्रत्यय लगते ही उस धातु के रूप बनेंगे वो पुल्लिंग में पटत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह। सानच प्रत्यय के द्वारा जो रूप बनेंगे वो राम, रमा और फल इसके समान चलेंगे। यहाँ तक नोट करें।